नमस्कार। मैं एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूं शकील साजिद लेके खास कार्यक्रम चर्चा है। और चर्चा में है, आप सभी जानते हैं, सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की है तो बिहार विधानसभा चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार एनडीए ने बड़ी जीत हासिल की है। गठबंधन को 202 सीटें मिली हैं। इसमें जेडीयू की मजबूत वापसी दिखी। पार्टी 85 सीटों पर जीत गई है और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में 89 सीटों पर, चिराग पासवान की एलजेपी आर जो है 19 सीटों पर जीती है। पिछली बार की तुलना करें तो जेडीयू ने तब 43 सीटें जीती थी, बीजेपी ने 74 और एलजेपी आर को सिर्फ 1 सीट मिली थी। नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले लगातार ऐसी योजनाओं की घोषणा की जिसने महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों, गरीब परिवारों को सीधा फायदा मिला। महिलाओं को बिजनेस शुरू करने के लिए 10,000 रुपये भेजने की स्कीम सबसे ज्यादा चर्चा में रही और मुझे ऐसा लगता है, हमारा विचार है कि इसने नीतीश कुमार सरकार को जबरदस्त बढ़त दिलाई। 1.21 करोड़ जीविका दीदी के अकाउंट में पैसे भेजे गए और इस योजना ने महिलाओं में मजबूत पकड़ बना दी। बिहार में इस बार महिलाओं का वोटिंग 71.6% रहा और इसका बड़ा फायदा एनडीए को मिला। साथ ही आशा वर्कर और ममता दीदी की तनख्वाह बढ़ने से भी महिलाओं का समर्थन और पक्का हो गया। बिजली के बिल में राहत भी लोगों को खूब पसंद आई। 1.67 करोड़ परिवारों को 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिली। इसका सीधा असर लगभग 5 करोड़ वोटरों पर पड़ा। महागठबंधन ने भी 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया था, पर लोगों पर इसका खास असर नहीं दिखा। बुजुर्गों और विधवा पेंशन भी सरकार ने 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये किया। 1.1 करोड़ लोगों का इसका फायदा मिला। युवाओं के लिए भी बेरोजगारी भत्ता शुरू किया गया। ग्रेजुएट युवाओं को 2 साल तक हर महीने 1,000 रुपये दिए जा रहे हैं और अभी 7.6 लाख युवा इसका फायदा ले रहे हैं। छात्रों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर ब्याज माफ कर दिया गया, जिससे करीबन 4 लाख छात्र जुड़े हैं। एनडीए ने टिकट बंटवारे में जो बहुत महत्वपूर्ण चीज रही, जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा को साथ लेने से एनडीए को कई सीटों पर बम्पर फायदा मिला। पासवान वोट जहां जहां थे वहां चिराग के आने से जेडीयू और एनडीए को मजबूती मिली। मांझी और कुशवाहा की पकड़ वाली सीटों पर भी असर साफ दिखा। इनके समुदायों का प्रभाव करीब 150 से ज्यादा सीटों पर माना जाता है। चुनाव प्रचार के दौरान सरकार ने विकास के काम भी लोगों तक पहुंचाए। पूर्णिया एयरपोर्ट, बेगूसराय का 6 लेन केबल ब्रिज और सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के शिलान्यास जैसे काम चुनाव के वक्त खूब चर्चा में रहे। मोदी जी ने लगातार रैलियां की और जिन जिलों में उन्होंने सभाएं की वहां एनडीए को बड़ी सफलता मिली। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज से भी उम्मीद थी कि वो वोट काटेगी, लेकिन 240 सीटों पर उनकी लड़ाई का असर न के बराबर रहा। पार्टी के लगभग सभी उम्मीदवार काफी पीछे रहे और एनडीए को कोई नुकसान नहीं हुआ। बहुत सारे, शायद एक को छोड़कर बहुत सारे उम्मीदवारों की जन स्वराज की जमानत जब्त हो गई। दूसरी तरफ महागठबंधन पूरे चुनाव में उलझा नजर आया। तेजस्वी यादव को मुख्य चेहरे पर लेकर आरजेडी और कांग्रेस एकजुट होने की कोशिश करते रहे। अंदरूनी लड़ाई बार बार सामने आती रही। टिकट बंटवारे को लेकर आखिरी वक्त तक खींचतान चलती रही। कई सीटों पर, शायद 8 सीटों पर तो महागठबंधन की पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ती रह गई। जी हाँ, जैसा मैंने बताया आपको, 9 सीटों पर कैंडिडेट एक दूसरे के वोट काटते रहे और 9 की 9 सीटें हार गए। महागठबंधन ने चुनाव में बड़े बड़े वादे किए। हर परिवार में एक नौकरी, महिलाओं को 30,000 रुपये, सस्ता गैस सिलेंडर, मुफ्त इलाज, मुफ्त बिजली, जमीन देने का वादा, लेकिन लोग गंभीरता से शायद इसे नहीं। खासकर हर परिवार को नौकरी देने का वादा, जिसे पूरा करना लगभग नामुमकिन माना गया। यही वजह है कि महागठबंधन का प्रचार असरदार होते भी वोटों में नहीं तब्दील हो पाया। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने 25 दिनों में 181 रैलियां कर लोगों के बीच अपनी मजबूत मौजूदगी दिखाई। तेजस्वी यादव उनके स्वास्थ्य पर सवाल उठाते रहे, पर नीतीश की लगातार रैलियों ने उन आरोपों को बेअसर कर दिया। अंत में एनडीए की योजनाएं, जातीय समीकरण, चिराग का साथ, विकास, महागठबंधन की अंदरूनी लड़ाई सब मिलकर बड़ी जीत का कारण बने। महागठबंधन 35 सीटों पर सिमट गया। एनडीए ने 202 सीटों के साथ सत्ता में वापसी का जबरदस्त वापसी की सत्ता की। इस चुनाव में अगर देखा जाए, बिहार चुनाव में अगर किसी को
मुझे कहा जाए कि ये व्यक्तिगत श्रेय दिया जाए तो ये व्यक्तिगत श्रेय गृह मंत्री अमित शाह को जाता है। और सचमुच में चाणक्य के तौर पर उन्होंने चुनाव की घोषणा के बाद, आचार संहिता लगने के बाद लगभग 20 दिनों तक बिहार में स्टे किया, एक एक बागी को मनाया, एक एक रूठे हुए नेता को मनाया, एक सामंजस्य बनाया और एक जबरदस्त जीत की नींव डाली। उसी तरह फिर एक बार नीतीश कुमार और चिराग पासवान का भी जबरदस्त रोल रहा। चिराग पासवान जहां युवा लोगों के दिलों की धड़कन बढ़कर उभरे हैं, 19 सीटें जीत के ले आए हैं उन्होंने, वहीं नीतीश कुमार साहब ने तमाम समीकरणों को धता बताते हुए अपने महिलाओं युवाओं के जो उनका में वाई समीकरण है उसमें बहुत सारी चीज़ों को और जोड़ के यहाँ तक कि अल्पसंख्यक सीटों पर भी एनडीए आगे रहा तुलनात्मक रूप से। तो ये सब मिलाकर इसका पूरा श्रेय नीतीश कुमार और अमित शाह जी को जाता है मेरे अनुसार। आगे बढ़ते, छत्तीसगढ़ में आज 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो गई है, लेकिन किसानों के लिए मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सरकार ने तो 25 लाख से ज्यादा किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदने की तैयारी की है, लेकिन किसानों के हाथ में अभी तक टोकन नहीं पहुंचा। टोकन तुहर हाथ ऐप शुरू होने से पहले ही फेल हो गया है। किसान ऐप में लॉगिन नहीं कर पा रहे, किसी के मोबाइल पर टोकन पंजीयन बंद है का मैसेज आ रहा है, तो किसी के फ़ोन में ऐप खुल ही नहीं रहा। प्ले स्टोर पर ऐप का नया वर्जन भी अपडेट नहीं है, जिस वजह से किसान बहुत परेशान हैं, हैरान हैं। प्रदेश भर में हालात ऐसे हैं कि किसानों को पता ही नहीं चल रहा है कि धान कब और कैसे बेच पाएंगे। सरकार ने कहा था कि टोकन की वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा जैसे बड़े जिलों में किसान अभी भी बिना टोकन के बैठे हुए हैं। कई किसानों की फसल कट गई है, कई की आधी कटी है, लेकिन बेचने का सिस्टम ठप है। किसानों के चेहरे पर साफ शिकन चिंता दिखाई दे रही है। परेशानी में एक और बड़ी समस्या जुड़ गई है। धान खरीदी केंद्रों में काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर हड़ताल पर हैं। ऑपरेटरों के नहीं होने से न तो पंजीयन हो रहा है और न ही टोकन कट रहे हैं। ऐप का काम बंद है, ऊपर से तकनीकी दिक्कतें लगातार हैं। कई जिलों में किसान रोज केंद्र के चक्कर लगा रहे हैं, कोई समाधान नहीं। रायपुर जिले में 1 लाख से ज़्यादा किसान पंजीकृत है और 139 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ भी टोकन जारी नहीं हुआ है। प्रशासन ने अवैध धान की एंट्री रोकने के लिए चेक पोस्ट तो बना दिए हैं, लेकिन किसान धान बेचने के लिए ही लाइन में नहीं लग पा रहे हैं। दुर्ग जिले में भी ऐसा ही हाल है। यहाँ 1 लाख से ज़्यादा पंजीकृत किसानों में बहुत कम किसानों को टोकन मिला है। सिर्फ 61 टोकन जारी हुए ऐसा बताया जा रहा है, जबकि हज़ारों किसान इंतजार में हैं। बिलासपुर में 1,12,000 किसान पंजीकृत है। यहाँ खरीदी सोमवार से शुरू होने की बात सामने आई है। कर्मचारियों के हड़ताल के बाद कलेक्टर ने दूसरे विभागों के स्टाफ को काम में लगाया है। बस्तर जिले में हालत खराब है। यहाँ 48,000 से ज़्यादा किसान पंजीकृत है, लेकिन एक भी किसान को सही तरह से टोकन नहीं मिला। खरीदी केंद्रों में भीड़ कम दिखने की वजह यह है कि किसान के पास एंट्री का तरीका नहीं है। रायगढ़ में 81,000 से ज़्यादा किसानों का पंजीयन हुआ है। यहाँ 105 केंद्र बने हैं। प्रशासन का कहना है कि 15 नवंबर से 31 जनवरी तक खरीदी चलेगी, लेकिन किसान टोकन के बिना कैसे पहुंचेंगे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। सरगुजा में 54 केंद्र है, लेकिन प्रबंधक और ऑपरेटर हड़ताल होने की वजह से सभी 54 केंद्रों के लिए नए लोग आए हैं। यहाँ खरीदी का लक्ष्य भी करीब 39 लाख क्विंटल से ज़्यादा है। शुरुआत ही मुश्किल में नजर आ रही है। किसानों ने बताया कि उनकी आधी फसल कट चुकी है। दुर्ग के किसान नागेंद्र चंद्राकर ने कहा कि हड़ताल के कारण काम रुक गया है, ऐप भी काम नहीं कर रहा है। रायपुर के किसान पारसनाथ साहू ने बातचीत में बताया कि उनके गांव में किसी का पंजीयन नहीं हुआ। ऐप दिल्ली से बंद हो गया है और टोकन कट ही नहीं रहा है। प्रदेश में कुल 2,739 उपार्जन केंद्र बनाए हैं, जहां धान की खरीदी होनी है। 1 एकड़ से 21 क्विंटल तक धान खरीदा जाएगा। केंद्रों में तौल काटा, मापक यंत्र, कंप्यूटर जैसी सुविधाएं हैं, लेकिन जब सिस्टम ही नहीं, ऑपरेटर हड़ताल पे हैं, तो करे क्या किसान। सरकार ने कहा है कि 70% टोकन ऐप के जरिए और 30% मैनुअल तरीके से दिया जाएंगे। जिन किसानों को मोबाइल चलाना नहीं आता वे समिति जाकर टोकन ले सकते हैं, लेकिन ज़मीन पर हालात बिल्कुल अलहदा हैं। नया स्टाफ लगाया जा रहा है। सर्वर की समस्या और ऐप की दिक्कत के कारण पंजीकरण नहीं हो रहा है। किसानों की परेशानी बढ़ती जा रही है और पहले ही पूरा सिस्टम ठप हो गया है।
आगे बढ़ते हैं। आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले जिस ट्रेड विंडो को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी, आखिरकार वो खत्म हो गई और इस बार सबसे बड़ा बदलाव दो बड़े खिलाड़ियों के साथ देखने को मिला। चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच हुई डील ने पूरे आईपीएल माहौल में हलचल मचा दी। लंबे समय से चेन्नई की पहचान बन चुके रविंद्र जडेजा टीम बदल चुके हैं। सीएसके ने जडेजा को राजस्थान रॉयल्स को भेज दिया है। जडेजा अगले सीजन में 14 करोड़ की फीस पर आरआर की जर्सी में नजर आएंगे। 12 साल तक सीएसके के साथ खेलने के बाद जडेजा का दूसरी टीम में जाना फैंस के लिए झटका है, लेकिन राजस्थान को एक मजबूत ऑलराउंडर मिलने से टीम की बैलेंसिंग और ताकत दोनों बढ़ जाएगी। राजस्थान ने भी बड़ा फैसला लेते हुए अपने कप्तान संजू सैमसन को चेन्नई को भेज दिया। संजू 18 करोड़ की फीस पर सीएसके से जुड़ेंगे। चेन्नई के लिए एक बड़ा फायदा माना जा रहा है, क्योंकि धोनी के बाद टीम को एक ऐसे बल्लेबाज और विकेटकीपर की जरूरत थी जो लंबे वक्त तक टीम को संभाल सके। संजू सैमसन इस समय आईपीएल के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से हैं और 177 मैच खेल चुके हैं। उम्मीद लगाई जा रही है कि संजू एक भरोसेमंद बल्लेबाज साबित होंगे और चेन्नई टीम के बीच उनका रोल काफ़ी अहम होगा। कई और बड़े नामों का बदलाव भी देखने को मिला है। इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन जो सीएसके में था, अब राजस्थान रॉयल्स में चले गए हैं। वहीं अपनी पुरानी 2.4 करोड़ की फीस पर आरआर से जुड़ेंगे। आईपीएल में उनकी तीसरी फ्रेंचाइजी होगी। उनकी ऑलराउंडर क्षमता राजस्थान के लिए कारगर होगी। राजस्थान अब जडेजा और सैम करन जैसे दो दमदार ऑलराउंडरों के साथ अगले सीजन में उतरने जा रही है, जिससे टीम की बैटिंग बॉलिंग मजबूत होगी। इसके अलावा तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी भी टीम बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। शमी को सनराइजर्स हैदराबाद से लखनऊ सुपर जायंट्स में ट्रेड किया गया है। शमी 10 करोड़ की फीस पर एलएसजी से जुड़ेंगे। 119 मैचों के अनुभव और 2023 में पर्पल कैप जीतने के बाद शमी आईपीएल के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज हैं। लखनऊ की टीम को एक ऐसे लीडर बॉलर की जरूरत थी जो शुरुआत में विकेट निकाल सके और डेथ ओवर्स में मजबूती दे सके। शमी के आने से लखनऊ की गेंदबाजी मजबूत हो जाएगी। मयंक मार्केटिंग भी नई टीम में है, नई टीम में नहीं बल्कि पुरानी टीम में लौट चुके हैं। केकेआर से ट्रेड होकर मयंक मुंबई इंडियंस में फिर से शामिल हैं। वे 30 लाख की फीस पर एमआई में खेलेंगे। मयंक ने 37 मैचों में 37 विकेट लिए हैं और मुंबई में स्पिन विकल्प के तौर पर टीम के लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगे। मुंबई इंडियंस अपनी गेंदबाजी को मजबूत करने में जुड़ी है और मयंक का वापस आना टीम के लिए बड़ी बात है। वहीं अर्जुन तेंदुलकर भी टीम बदल रहे हैं। अर्जुन को मुंबई इंडियंस से लखनऊ सुपर जायंट्स में ट्रेड किया गया है। वे 30 लाख की फीस पर एलएसजी का हिस्सा होंगे। हाल के सीजन में एमआई के लिए कुछ मैच खुल चुके हैं। लखनऊ को टीम युवा गेंदबाजों को मौका देने के लिए जानी जाती है और अर्जुन को वहाँ लगातार खेलने का मौका मिल सकता है। बाएं हाथ के बल्लेबाज नीतीश राणा की टीम बदल चुके हैं। नीतीश को राजस्थान रॉयल्स से दिल्ली कैपिटल्स में ट्रेड किया गया है। 4.2 करोड़ की फीस पर डीसी से जुड़ेंगे। 100 मैच का अनुभव है आईपीएल का। वह एक भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज है और दिल्ली की टीम उन्हें एक बड़े फिनिशर के तौर पर इस्तेमाल करेगी। राणा पहले केकेआर की कप्तानी भी कर चुके हैं। उनका अनुभव दिल्ली के लिए काफ़ी काम आएगा। दक्षिण अफ्रीका ऑलराउंडर डोनोवन फरेरा नई टीम में नहीं बल्कि पुरानी टीम में वापस लौटे हैं। डीसी से राजस्थान रॉयल्स में फरेरा ट्रेड होकर आए हैं। उनका शुल्क 75 लाख बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया है, जो दिखाता है कि राजस्थान की टीम उन्हें कितना महत्व दे रही है। आईपीएल 2026 का माहौल पहले ही गर्म हो गया है। कई टीमें अपने कॉम्बिनेशन को नए सिरे से बना रही है। कुछ खिलाड़ी नए रोल में दिखाई देंगे, कुछ पुराने खिलाड़ियों के साथ फिर से जोड़ बनाएंगे। खास तौर पर जडेजा संजू वाला ट्रेड इस बार की ट्रेड विंडो का चर्चित फैसला बन चुका है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के नौगाम थाने में हुआ धमाका पूरे इलाके के लिए एक झटका जैसा था। लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर रात में इतनी जोरदार आवाज कैसे आई। आसपास के लोग इस कदर डर गए कि कई लोग घरों से बाहर निकल आए, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने साफ कर दिया कि कोई आतंकी हमला नहीं था। डीजीपी नलिन प्रभात खुद सामने आए और उन्होंने पूरी घटना का सिलसिलेवार खुलासा किया। ये सिर्फ एक हादसा था, बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन किसी भी तरह के आतंकवादी साजिश का रोल नहीं। फरीदाबाद से बड़ी मात्रा में विस्फोटक केमिकल बरामद किया गया था, जिसे जांच के लिए नौगाम थाने लाया गया था। एफएसएल की टीम पिछले 2 दिनों से इसकी सैंपलिंग कर रही थी। प्रक्रिया के दौरान अचानक धमाका हो गया, इतना तेज कि उसकी आवाज़ दक्षिणी श्रीनगर के कई इलाकों तक सुनाई दी। करीब 11-20 बजे के आसपास हुआ ये विस्फोट इतना जोर का था कि थाने की इमारत का एक हिस्सा ढह गया। थोड़ी देर में वहाँ से आग की ऊंची लपटें उठने लगी। पुलिसकर्मी
और लोग तुरंत बचाव में जुटे। धुएं और आग के चलते अंदर तक पहुंचना मुश्किल हो गया था। फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में वक्त लगा। वहीं एम्बुलेंस एक के बाद एक घायलों को अस्पताल भेजती रही। पूरा इलाका कुछ घंटे तक दहशत में रहा। रात भर जागते रहे लोग। उन्हें लग रहा था शायद ये हमला है, लेकिन पुलिस ने आज इस डर को पूरी तरह खत्म कर दिया। इस हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। इनमें एक SIA अधिकारी, FSL टीम के 3 सदस्य, क्राइम विंग के 2 कर्मचारी, राजस्व विभाग के 2 अधिकारी और टीम के साथ मौजूद एक दर्जी शामिल है। इन लोगों ने सोचा था कि एक सामान्य जांच इतनी बड़ी त्रासदी बन जाएगी, ऐसा नहीं था। इसके अलावा 32 लोग घायल हैं। इनमें 27 पुलिसकर्मी, 2 राजस्व अधिकारी, 3 आम नागरिक हैं। कई लोग उस वक्त वहां मौजूद थे क्योंकि सैंपलिंग का काम चल रहा था। घायलों का इलाज अलग अलग अस्पतालों में किया जा रहा है। डॉक्टरों को भी जरूरत पड़ने पर अलर्ट रखा गया है कि हालत बिगड़ सकती है। DGP ने बताया कि फरीदाबाद से बरामद किए गए विस्फोटक की मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी और उसे अत्यधिक सावधानी के साथ हैंडल किया जा रहा था। 2 दिन से इसकी बिल्कुल सामान्य तरीके से जांच हो रही थी। ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे लगे कि यह धमाका हो सकता है। अचानक हुए विस्फोट ने सभी को चौंका दिया है। बड़ी मात्रा में मलबा थाने के अंदर फैला हुआ है। अभी भी मलबा हटाने का काम तेजी से चल रहा है। पुलिस का कहना है जैसे जैसे मलबा हटेगा संख्या में बदलाव हो सकता है कि कुछ और लोग फंसे हों। धमाके के बाद प्रशासन ने सभी मेडिकल टीमों को श्रीनगर के अस्पतालों में इमरजेंसी अलर्ट लगा रखा हुआ है। आसपास के अस्पतालों को कहा है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा बेड तैयार रखें। ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टरों की अतिरिक्त टीम तैनात की जाए। लोग हादसे के बाद भागते हुए बाहर और कई पुलिसकर्मी घायल साथियों को उठाकर बाहर लाते दिखे। अंधेरा होने की वजह से भी बहुत बचाव में तकलीफ हुई, फिर भी बहुत तेज़ी से टीमों ने काम किया। DGP नलिन प्रभात ने कहा कि कुछ लोग इस हादसे को लेकर सोशल मीडिया पर गलत बातें फैला रहे हैं। ये पूरी तरह से एक एक्सीडेंट है, किसी आतंकवादी का हाथ नहीं। किसी तरह की अफवाहों पर विश्वास न करें। उन्होंने यह भी कहा कि फॉरेंसिक टीम और अन्य एजेंसियां पूरे हादसे की जांच कर रही हैं। विस्फोट कैसे हुआ, किस बिंदु पर चूक रह गई। उन्होंने कहा बेहद संवेदनशील मामला है। धमाके के बाद नौगाम थाना पूरी तरह बंद कर दिया गया है। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है ताकि बचाव कार्य बिना रुकावट के चल सके। लोगों से कहा गया है कि वे थाने की ओर न आए क्योंकि अभी भी वहां कुछ हिस्सों में दीवारें अस्थिर है। हादसे वाली जगह को सील कर दिया गया है। तस्वीरें लेने और सैंपल इकट्ठा करने में टीमें लगी हुई हैं। मौके पर मौजूद धमाके की तीव्रता देखकर वहां मौजूद अधिकारियों ने यह बताया कि धमाके की तीव्रता इतनी ज़्यादा था कि लोगों में दहशत मच गई थी और DGP की तरफ से साफ बयान आने के बाद लोगों में राहत आई। बढ़ते हैं नई खबर की ओर चर्चा में। हिंदी सिनेमा के लिए 14 नवंबर का दिन बेहद दुखद साबित हुआ। इंडस्ट्री ने अपने एक दिग्गज कलाकार को खो दिया। बॉलीवुड की सदाबहार अदाकारा कामिनी कौशल हमारे बीच नहीं रही। 98 साल की उम्र में एक लंबी पारी खेलकर उन्होंने आखिरी सांस ली। कामिनी कौशल का लंबा सफर, उनकी सादगी का अंदाज, उनके परिवार ने इस समय निजी माहौल की मांग की है और यही वजह है कि उनके जाने की खबर के बाद इंडस्ट्री में गहरा शोक छा गया है। कामिनी कौशल का कैरियर किसी प्रेरणा से कम नहीं रहा। 40 के दशक में शुरू हुआ उनका सफर 2019 तक चलता रहा। 70 सालों तक उन्होंने एक्टिंग की दुनिया को अपना वक्त और मेहनत दी। कम एक्ट्रेस ऐसे होते हैं जो 7 दशक तक लगातार फिल्मों में सक्रिय रहे। कामिनी कौशल उनमें से एक थी। उनका फिल्मी सफर 1946 की फिल्म नीचा नगर से शुरू हुआ, जो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में चर्चित थी। कांस फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड जीता और भारत में ऐसी उपलब्धि पाने वाली ये पहली फिल्म थी। कामिनी कौशल के अदाकारी ने फिल्म के साथ साथ दुनिया को भी प्रभावित किया। कामिनी कौशल का असली नाम उमा कश्यप था। 1927 में लाहौर में जन्म हुआ। भारत पाकिस्तान एक देश थे। उनके पिता शिवराम कश्यप पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। भारत में प्लांट साइंस का जनक कहा जाता है। मजबूत और पढ़ी लिखी पृष्ठभूमि से आने के बाद भी कामिनी कौशल ने बेहद आम और मेहनती जीवन जीते हुए फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। कम उम्र में पिता की मौत हो गई, घर की जिम्मेदारी बढ़ गई। आकाशवाणी से शुरुआत की उन्होंने, जहां हर महीने 10 रुपये मिलते थे। कामिनी कौशल ने इतने लंबे करियर में अनगिनत फिल्मों में काम किया। पुरानी क्लासिक फिल्में जैसे दो भाई शहीद, नदिया के पार, जिद्दी, शबनम, उपबार, पूरब और पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान जैसी फिल्मों से लेकर नई फिल्मों चोरी चोरी, हर दिल जो प्यार करेगा, चेन्नई एक्सप्रेस, कबीर सिंह और लाल सिंह चड्ढा तक लगातार अलग अलग किरदारों में नजर आई।
2010 के बाद वाली पीढ़ी ने उन्हें शाहरुख खान, शाहिद कपूर, आमिर खान जैसी नई जनरेशन की फिल्मों में देखा। नए दर्शक भी उनके काम से जुड़ गए। उन्होंने अपने कैरियर में कामयाबी की ऊंचाइयों को छुआ। 1940 के दशक में सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली अदाकारा थी। 47 और 48 में बॉक्स ऑफिस ने टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में रखा था। 2015 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। उनकी निजी जिंदगी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। 1948 में बीएस सूस से शादी की। उनके पति पहले उनकी बड़ी बहन के पति थे, लेकिन एक एक्सीडेंट में उनकी बहन का निधन हो गया। उन्होंने अपनी 2 छोटी बेटियां पीछे छोड़ दी थी। परिवार ने फैसला किया कि उन बेटियों की देखभाल के लिए कामिनी को अपने जीजा जी से शादी करनी होगी। अपनी बहन के बच्चों को मां बनकर पाला। ये कहानी हम आपके हैं कौन जैसी वास्तविक और संवेदनशील। कामिनी कौशल की जिंदगी का एक हिस्सा दिलीप कुमार से जुड़ी कहानी भी है, जो अक्सर चर्चाओं में रही। शहीद करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आए। कामिनी पहले से शादीशुदा थी और परिवार की जिम्मेदारी के चलते इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाई। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि रिश्ता खत्म करते वक्त वे भी टूट गई और दिलीप कुमार भी, लेकिन वे अपने पति और अपनी दिवंगत बहन की जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकी। उनके पति बहुत अच्छे इंसान थे और इस रिश्ते के बारे में समझते थे कि ये सब कैसे और क्यों हुआ। कामिनी कौशल और दिलीप कुमार साहब की आखिरी मुलाकात भी बहुत भावुक रही। 2013 में एक कार्यक्रम में दोनों आमने सामने आए, लेकिन दिलीप साहब उस समय इतने उम्रदराज हो गए थे कि उन्हें पहचान नहीं पाए। कामिनी ने बाद में कहा कि उन्हें यह देखकर बहुत दुख हुआ और वे चुपचाप वहाँ से हट गई। 98 की उम्र में कामिनी कौशल का जाना एक युग का खत्म होना है। पहले के दौर में उनकी चमक थी, बल्कि बाद के दौर की फिल्मों में भी वे सक्रिय रहे। एक बेहद मासूम चेहरा, सरलता और अभिनय का अंदाज, यह हमेशा याद किया जाएगा। एक रत्न खो दिया है बॉलीवुड ने। कामिनी कौशल अपनी फिल्मों के जरिए हमेशा हमारे बीच रहेंगे। और चर्चा में आगे, छत्तीसगढ़ में ठंड धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगी है। अंबिकापुर में तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है, जो इस सीज़न के ठंडी रातों में एक है। उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में शीतलहर का साफ असर दिखा रहा है। दुर्ग और रायपुर जैसे शहरों में भी रात का तापमान लगातार गिर रहा है। सुबह शाम अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। सार्वजनिक जगहों पर अलाव की कमी की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैदानी इलाके असामान्य रूप से ठंडे बने हुए हैं। दुर्ग में रात का तापमान 10.2 डिग्री सेंटीग्रेड सामान्य से करीब 60 डिग्री कम है। नवंबर में रायपुर में 9 साल बाद तापमान 13 डिग्री तक गिरा है। पिछले 24 घंटों में पूरे प्रदेश का सबसे ज़्यादा तापमान 30.8 डिग्री सेंटीग्रेड दुर्ग में और सबसे कम 60 डिग्री अंबिकापुर में दर्ज हुआ है। ठंड कड़ाके की महसूस हो रही है। नवंबर का महीना वैसे तो ठंड की शुरुआत का वक्त है, लेकिन छत्तीसगढ़ में यह महीना कई बार अलग अलग रूप में दिखता है। इस बार काफ़ी गर्मी ठंड पड़ी है। कभी नवंबर गर्मी और बारिश भी देखने को मिलती है। 1935 के नवंबर में तापमान 35.6 डिग्री तक पहुंच गया था, जबकि 1883 में 8 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब गिरा था। 19 के 24 में नवंबर में सबसे ज़्यादा बारिश हुई थी। यानी यह महीना हमेशा से बदलते मौसम के मिजाज के तौर पर रहा है। अभी साफ है, तापमान में दिन रात का फ़र्क काफ़ी बढ़ गया है। सूरज ढलते ही ठंड तेज़ हो गई है। तापमान में ऐसी गिरावट से लोगों को, खासकर सुबह ऑफिस जाने वाले और बच्चों को दिक्कत होती है। रात का तापमान थोड़ा बढ़ सकता है कुछ दिनों के बाद, लेकिन उत्तरी और मध्य जिलों में शीतलहर जैसे हालात बने रहेंगे। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 14 से 20 नवंबर के बीच सुकमा और दंतेवाड़ा में मलेरिया फैलने का खतरा हो सकता है। मलेरिया फैलाने वाले मच्छर सबसे ज़्यादा इस वक्त सक्रिय होते हैं। दिन का तापमान 33 से 39 और रात का 14 से 19 डिग्री मच्छरों के लिए अनुकूल होता है। छत्तीसगढ़ में तापमान इसी तरह चल रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय 2 तरह के मलेरिया का खतरा बढ़ता है, गंभीर प्रकार वाला और दूसरा बार बार लौटने वाला मलेरिया। इसलिए लोगों को अपने आसपास गंदा पानी जमा नहीं होने देना चाहिए, मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए और जितना हो सके फुल स्लीव के कपड़े पहनना चाहिए। बुखार या सिर दर्द होने पर तुरंत जांच कराना ज़रूरी है। इसके लिए गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कबीरधाम, राजनांदगांव, दुर्ग, कोरबा, सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर और बलरामपुर जैसे जिलों के कुछ हिस्सों को खास तौर पर सतर्क रहने को कहा गया है।
सुबह और शाम की ठंडी की वजह से ठिठुरन और बढ़ सकती है। छत्तीसगढ़ में फिलहाल ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है और आने वाले दिनों में इसका साफ असर और दिखेगा। ठंड और मलेरिया दोनों का खतरा एक साथ बढ़ रहा है, हमें इससे सावधान रहना है। आज की चर्चा के लिए इतना ही। नमस्कार।